हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज एनालिसिस। ये जो कोट है आज आप देख रहे हो वो 2020 के पेपर से है। एंड जब भी ऐसे में आप जब टॉपिक को स्टार्ट करते हो या आपको चूज करना होता है तो मेक श्योर कि आप ऐसे कोट से स्टार्ट करो, क्योंकि एक तो इन कोट्स पे लिखना आप स्टोरी के साथ स्टार्ट कर सकते हो और थ्रू दीज कोट्स यू कैन बी मोर एक्सप्रेसिव रादर देन जो बाकी और टॉपिक ऐसे में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था, शिप डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम, and simplicity is the ultimate sophistication. So today is 13th of July and let's start with the analysis. पहली न्यूज़ है जनरल स्टडीज से इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कि जो जून इन्फ्लेशन क्विकन्स टू 4.8 एज फूड प्राइसेस क्लाइम। अब न्यूज़ तो ये है कि जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है इट इंक्रीज टू 4.5% फ्रॉम लेस देन 3% इन द प्रीवियस मंथ। और रीजन क्या है? ड्यू टू राइज इन कॉस्ट ऑफ आइटम जैसे कि सीरियल, पल्सेस और टोमेटो के कारण। अब ये न्यूज़ थी कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है। अब पहली बात, इंडिया में वैसे भी जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न ही रहता है और इसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं फूड इन्फ्लेशन को, जैसे कि आपका हाई इंटरनेशनल प्राइसेस, उसके कारण भी आपका फूड इन्फ्लेशन को देखने में मिलता है। एंड देन अगर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड अगर इंक्रीज हुई हो, क्योंकि अब ये भी हाई वैल्यू डिमांड इंक्रीज क्यों होगी? बिकॉज इनकम इंक्रीज होगी तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइट होगी, हाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, इसके कारण आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। एंड नेक्स्ट आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सपोर्ट करता है प्राइसेस को, एंड साथ में अगर आपकी कोई इंक्रीज हुआ है प्राइस की इनपुट्स में। ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण प्राइसेस इंक्रीज देखने को हमें मिलते हैं और यही अभी जो रिपोर्ट है रिटेल इन्फ्लेशन वो अभी जून में उस तरह से इंक्रीज हुई है टू 4.5% फ्रॉम लेस देन 3% इन द प्रीवियस मंथ। अब नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो क्विट डिप्लोमेसी कुड ईज साउथ चाइना टेंशन। सो अभी हुआ ऐसा है कि जो इंडिया और फिलीपींस ने डिस्कस करा कि हम स्ट्रेंथन कैसे करें अपनी बायलैटरल पार्टनरशिप। तो इन्होंने फोकस किया कि साथ ही में हमें जब स्ट्रेंथन करना है तो मेरीन टाइम कॉपरेशन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अब इंडिया वैसे तो एक्सप्लिसिटली सपोर्ट करता है 2016 का जो आर्बिट्रल अवार्ड है साउथ चाइना सी का, जो कि आगे एडहेरेंस करता है कि इंटरनेशनल लॉ और कोई पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो विल अडहेयर टू इट। अब दोनों कंट्रीज का क्या है, वो एग्री हो गए हैं कि हम इन्हांस करेंगे कोलैबोरेशन डिफेंस पे, जिसमें आपका आएगा कि हम डिफेंस अटैच ऑफिस खोलेंगे एंड अपना कॉपरेशन अपना बूस्ट करेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन जो साउथ चाइना सी है वो बहुत ही क्रूशियल मेरीटाइम गेटवे है और इसी के साथ ही जो ये आर्टिकल है वो है कि जो साउथ चाइना सी है वो क्रूशियल मेरीटाइम गेटवे है। क्यों? क्योंकि उसका एम है टू सेफगार्ड फ्री एंड स्टेबल मरीन कॉमन्स इन द रीजन, और इसमें जो आसियन रीजन है वो बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे हेल्प फाइंडिंग अ पॉलिटिकल सोल्यूशन और इवन आसियन एस्टैब्लिश अ लीगली बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये आर्टिकल उस पर है कि इंडिया और फिलीपींस के रिलेशन को लेकर और साथ ही में कि साउथ चाइना सी को लेकर व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज की इकोनॉमी, दैट इज इट पॉसिबल टू हैव पार्शियल ऐप बैन। जैसे कि हमने न्यूज में देखा था लास्ट वीक कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने इनपुट्स ली है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम सिलेक्टिव बैन लगाया जाए इंस्टेड ऑफ हम जो इंटरनेट शटडाउन होता है, बिकॉज यू नो कि इंटरनेट शटडाउन ओकेजनली डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में लगाया जाता है ताकि प्रिवेंट कर पाए हम रैपिड स्प्रेड ऑफ प्रोएक्टिव कंटेंट ड्यूरिंग द सेंसिटिव पीरियड। इसलिए गवर्नमेंट अपना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कंसिडर कर लेते हैं इट इज अ लेजिटिमेट टूल। अब जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो एक्सप्लोर ये कर रही है ऑप्शन कि क्या हम सिलेक्टिव बैन अगर लगा दें तो इससे क्या होगा। तो दिस वुड इन्वॉल्व कॉपरेशन बिटवीन टेलीकॉम ऑपरेटर एंड मैसेजिंग ऐप फर्म्स टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू स्पेसिफिक सर्विसेज। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है it is wary of VPN and what is VPN? Virtual Private Network। और इसके कारण क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रिप्टेड नेचर के कारण विच लिमिट विजिबिलिटी इनटू यूजर्स ऑनलाइन एक्टिविटी। अब गवर्नमेंट ने कुछ कंसर्न लगाए हैं इसके पोटेंशियल मिसयूज को भी लेकर, जो कि है VPN को लेकर, क्योंकि कैसे मिसयूज होता है बाय टेररिस्ट, साइबर क्रिमिनल्स, लीडिंग टू एफर्ट्स टू रेगुलेट एंड कंट्रोल देयर यूजेज। अब अगर टेक्निकली हम बात करा जाए कि अगर हम ब्लॉक करते हैं VPN को, वो चैलेंजिंग है क्योंकि इन सर्विसेज में क्या होता है दैट इट नीड फ्रिक्वेंटली चेंज योर IP एड्रेस एंड कैन बी एक्सेस टू ऑल्टरनेटिव सोर्सेज इन इंडिया। लेकिन अब इसको VPN को ब्लॉक करने से एक और कंसर्न क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल राइट। एंड साथ ही में आपका जो VPN है वो और भी मतलब यूजफुल भी तो है क्योंकि VPN जो है वो यूटिलाइज किया जाता है बाय जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, विसल ब्लोअर। अब ये क्यों यूज करते हैं? टू सिक्योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी। तो इस कारण ये चीजें देखी जा सकती है।
नेक्स्ट है जनरल स्टडीज करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, ये है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है, ये भी हमने देखा था, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पार्लियामेंट में, और इसका जो बजट है वो है 50,000 करोड़ फॉर 5 ईयर्स। और बिल का एम क्या है कि एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बनेगा ये बिटवीन रिसर्चर, वेरियस गवर्नमेंट बॉडी एंड दस ब्रिंग इन इंडस्ट्री इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द रिसर्च। तो ये जो चीज थी ये तो इसका था एम। अब बाकी इसका जो मेन एम क्या है, टू ईज ऑफ डूइंग साइंस, मतलब कि आप मिनिमाइज करो जो टाइम आपका लगता है जब आप एप्लीकेशन ग्रांट करते हो, आपको जो फंड डिसबर्समेंट होता है, आप जब डिजिटल प्रोसेसिंग होती है सारे पेपर वर्क की, आप कुछ गाइडलाइंस देते हो साइंटिफिक रिसर्च की, फिर उसके बाद जो फंड्स रिलीज होते हैं, तो ये सब इसका एम है कि हम उसको मिनिमाइज करें जो उसमें आपका टाइम है। और जो पार्टिसिपेशन है प्राइवेट इंडस्ट्री की, वो इस सेक्टर में आपका बहुत ही पॉजिटिव स्टेप देखा जा रहा है। अब नेक्स्ट है इन द वोकैब सेक्शन वर्ड ऑफ द डे, एलिटरी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन चांस, एंड इसका सिनोनिम है अनप्रेडिक्टेबल। अब नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप, कि इन यूएन एचआरसी वोट इंडिया स्टैंड अगेंस्ट द डेसिक्रेशन ऑफ द कुरान। अब न्यूज ये है कि जो इंडिया है उसने इन फेवर ऑफ जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, आपने फेवर में वोट किया है, that condemn and strongly reject the recent act of desecration of the Holy Quran, emphasizing the need to perpetrators कि हम अपना इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स लॉ है उसी पे अकाउंटेबल रहे। अब यहाँ पे एक रेजोल्यूशन की भी बात हुई है, दैट इज जिसका टाइटल है काउंटरिंग रिलीजियस हेट्रेड कॉन्स्टिट्यूटिंग इंसाइटमेंट टू डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जैसे कि आपका बांग्लादेश, चाइना, मालदीव्स, मलेशिया, जिन्होंने फेवर में ही वोट करा है ऑफ द रेजोल्यूशन। लेकिन कुछ नेशंस ऐसे भी है जो है बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जिन्होंने अगेंस्ट वोट किया है। ये वैसे जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है ये लेके कौन आया था, वॉज ब्रॉट बाय पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन मेंबर स्टेट एंड द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, दैट पाकिस्तान को फाइनली आईएमएफ का नॉट $3 बिलियन लोन जो था वो मिल चुका है। और ये हम देख चुके हैं कि आईएमएफ जो है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं करता है, ये सिर्फ एक क्राइसिस में ही यू कैन आस्क आईएमएफ फॉर हेल्प, और आपको आईएमएफ की रिपोर्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है अपने यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस से हम स्टार्ट करेंगे आज के आर्टिकल्स। तो पहला है जनरल स्टडीज 2-3 इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों के पर्सपेक्टिव से, कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय जो नॉर्मेटिव रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन रिमेन्स ऑन पेपर। तो पहला तो ये 13 फाइनेंस कमीशन की पहले बात हो रही है कि जो 2007 में सेटअप हुआ था और जो उसके रिकमेंडेशंस थे 2010 से 2015। अब जो फाइनेंस कमीशन, पहले तो कि फाइनेंस कमीशन होता क्या चीज है, तो फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 एक कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैंडेटेड बॉडी है जो एस्टैब्लिश की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका काम क्या होता है कि हम सेंटर स्टेट को रिकमेंडेशंस दे ऑन फाइनेंशियल रिलेशंस। और साथ ही में इसका एक और जो मेन पर्पस जब हम इसको सेटअप करते हैं वो ये होता है टू इवेलुएट द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। तो हमने अब ये देख लिया कि फाइनेंस कमीशन होता क्या चीज है। अब फाइनेंस कमीशन जो है उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं। एक तो फाइनेंस कमीशन में आपके पहले तो क्वालिफिकेशन देखो कि कैसे मेंबर्स जो अपॉइंट होते हैं क्या उनकी क्वालिफिकेशन है। तो हाँ, उनकी क्वालिफिकेशन है कि एक तो उनको क्वालिफाइड होना चाहिए एज अ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए ऑफ फाइनेंस, ब्रॉड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस मैटर्स में, और स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। अब हमने ये देख लिया कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। अब फाइनेंस कमीशन जो आ चुका है दैट इज द 13th एंड द 14th, लेकिन अभी जो 15 फाइनेंस कमीशन है, अब हम पहले ये देखेंगे कि 14 और 15 में डिफरेंस क्या है, फाइनेंस कमीशन में क्या रिकमेंडेशन थी। अब जो 14 फाइनेंस कमीशन था वो आपका 2013 में हुआ था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम कंसोलिडेट करें स्टेट फंड्स को और सप्लीमेंट करें रिसोर्सेज को लोकल बॉडी के, और रिकमेंड करें जो भी ग्रांट इन एड है, और वो भी कौन से अंडर आर्टिकल 275। और ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 275 कौन सी ग्रांट होती है, स्टैट्यूटरी या डिस्क्रिशनरी। अब नेक्स्ट है, अब इसके कंपोनेंट्स थे 14 फाइनेंस कमीशन में। एक तो बेसिक ग्रांट है जो आप 90% आप दो में डिवाइड कर दो, और दूसरी है आपकी परफॉर्मेंस ग्रांट जो कि आपकी 10% है। फिर टारगेट ग्रुप था कि आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रूरल अर्बन को कैसे दोगे और कमीशन को कितनी ग्रांट मिलेगी। ये तो 14th में बेसिक जो पॉइंट था। 15th में आपका क्या हुआ, ये आपका कॉन्स्टिट्यूट हुआ 15 था 2017 में।
अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम स्ट्रेंथन करें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसकी क्वालिटी हम इंक्रीज करें। अब इन्होंने यहाँ पर जो कंपोनेंट्स थे वो 5 तरह की ग्रांट में कर दिए, रेवेन्यू डेफिसिट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट स्पेसिफिक। अब जो टारगेट ग्रुप था वो स्टेट और फिस्कल एक्सपेंस और डेफिसिट ही था, जो यहाँ पे जो टारगेट ग्रुप था। यहाँ पे भी जो फंड्स रिसीव थे वो कौन कौन से हुए, ये आपके ये वाले जो हमने देखे अलग अलग सेक्टर के, जैसे कि पंचायत के, म्यूनसिपैलिटीज के और हेल्थ ग्रांट के। तो ये तो था एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस कि टारगेट ग्रुप कौन था, ऑब्जेक्टिव क्या था, 14 से क्या चेंज करा फिर 15 में, कौन से टारगेट ग्रुप को इन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस दी। तो ये आपकी रिकमेंडेशंस थी। नेक्स्ट जनरल स्टडीज थी, साइंस के पर्सपेक्टिव से द मून मिशन। Tomorrow is 14th of July and finally the Chandrayaan is about to get launched. So this is a very good article. Make sure कि you just go through it. क्योंकि ये जो इंडियन एक्सप्रेस का स्पेशली आज जो इसमें आर्टिकल आया है, इसमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया है 2 और 3 के डिफरेंस को भी, उनके वेट को लेकर, मिशन लाइफ को लेकर, कितना टाइम लगेगा डेज टू मून, टोटल डेज कितने लगेंगे एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट। सो मेक श्योर कि आज इसका तो आप स्नैपशॉट लेके अपने नोट्स में ऐड कर ही लीजिए। अब नेक्स्ट है यूनिफॉर्म 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल मूव। तो पहले तो हमें ये देखना है कि जीएसटी काउंसिल होता क्या चीज है और ये जो डिसीजन लिया गया है वो क्या है। तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके पास पावर है रिकमेंडेशंस देने का स्टेट गवर्नमेंट को और कुछ भी थिंग्स जो कि जीएसटी के साथ है उस पर अपने डिसीजंस लेने का। अब जो जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 2017 में। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 279 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जीएसटी काउंसिल है वो आपका कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकल 279। अब इसकी कॉम्पोजिशन, कौन कौन काउंसिल में बैठता है। चेयरपर्सन तो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट जो मेंबर्स है उसमें आपके यूनियन स्टेट मिनिस्टर आते हैं, रेवेन्यू के या फाइनेंस के, ऑफ ऑल द स्टेट। एंड जो काउंसिल मेंबर्स है वो आपके फ्रॉम द स्टेट ओनली हैव टू चूज 1 मेंबर अमंग्स देमसेल्फ। अब जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर्स है और जो चेयरपर्सन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, वो एज अ परमानेंट इनवाइटी होते हैं टू ऑल द प्रोसीडिंग्स। ये तो था कि आपका जीएसटी काउंसिल के बारे। अब ये है कि ये जो अभी आपने ऑनलाइन गेमिंग जो 28% टैक्स लगाया है इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। एक तो इसके चैलेंजेस भी बहुत है एंड इसका एक और ये चीज है कि क्या 28% जो लगाया ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को विल इट किल। अब न्यूज क्या थी, अब ये हुआ कि ट्यूसडे को जो 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस करा कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, उनको टैक्स किया जाएगा यूनिफॉर्म 28%। और जो ये टैक्स है वो एप्लीकेबल होगा फेस वैल्यू ऑफ द बेट प्लेस्ड इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड हॉर्स रेसिंग। कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में एज एक्सपेक्टेड। अब इंडस्ट्री तो डिसअपॉइंटेड है इससे, बिकॉज जो शेयर्स है आपकी डिजिटल गेमिंग या स्पोर्ट कंपनी नजारा टेक्नोलॉजी के वो ड्रॉप भी हो गए इसके कारण बाय 14% एंड डेल्टा क्रॉप केपी बाय 10% आफ्टर दिस अनाउंसमेंट। अब इसके पहला क्या था कि जो ऑनलाइन कंपनीज थी वो टर्नओवर लाइक 13,500 क्लॉक करती थी, जो कि एक रिपोर्ट भी बताया है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ने। और अभी 400 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स हैं इंडिया में, जिसमें से अराउंड 90 से 100 मिलियन प्लेयर प्ले फ्रिक्वेंटली। तो इसीलिए जो ये रिपोर्ट है वो किस तरह से करेगा, तो आप देख लो कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और ये अभी तक जो ये सो फार जो जीएसटी चार्ज किया गया है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द सेक्टर जो है उस हिसाब से। एंड एज पर द अनाउंसमेंट जो ये 28% है ये भी आपका जो लगाया जाएगा, इट विल क्रिएट अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर लेजिटिमेट डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि एक अनरियलिस्टिक टैक्स बर्डन ही होगा टू दैट गवर्नमेंट हैज टेकन ये वाला प्रमोट करने के लिए। तो ये चीज तो जो आपकी है इस आर्टिकल को लेकर। So this was all for today's analysis. I hope you like the analysis. So if you like, so please like, share and subscribe to Menti Academy. And any of your feedback is most welcome through our Telegram, through our Instagram, or you can comment in the YouTube section even. Thank you. Have a nice day.